नमस्ते। मेरे साथ इस समय लद्दाख से जुड़े हैं संदीप भाई, सज्जाद भाई और जिगमित पलजौर साहब। आप सब लोग, सज्जाद भाई करगिल के जो मुख्य उनकी बॉडी है उसके एपेक्स बॉडी में है, जगमोहन साहब लेह के एपेक्स बॉडी में, और ये सब लोग एक कॉमन लड़ाई लड़ रहे हैं। संदीप भाई, मैं आपसे शुरू करूं क्योंकि इसलिए आप वहां पहुंचे हुए हैं। एक बड़ा आप लोग 2-3 दिन से शायद वहां कोई धरना प्रदर्शन हो रहा है, उसके बारे में बहुत ब्रीफली बता दीजिए। फिर मैं करगिल और लेह की अलग अलग बात कर लूंगा। आप गए क्यों हैं और वहां क्या चल रहा है इस समय? देखिए, जून में श्रीनगर में आपको मालूम है सोशलिज्म पे कोर्स हुआ था जिसमें आप भी आए थे। उसमें सजाद कारगिली जी बोलने के लिए आए थे और तब उन्होंने प्रस्ताव रखा कि हम लोग कभी ना कभी लद्दाख भी आए। तो उसी समय एक कार्यक्रम बना और ये लद्दाख का दौरा हुआ। इसका थीम रखा गया अंडरस्टैंडिंग लद्दाख। लेकिन जब हम परसों कारगिल पहुंचे तो ये पता लगा कि सोनम वांगचुक जी 5वीं बार 35 दिन के अनशन पे बैठ गए हैं। वो अपना हर एक अनशन एक एक हफ्ते बढ़ाते जाते हैं। तो पिछला अनशन उन्होंने 6 हफ्ते का किया था। ये अनशन वो नहीं, पिछला अनशन उन्होंने 4 हफ्ते का किया था। ये अनशन वो 5 हफ्ते का कर रहे हैं। तो और उनका कहना है कि जरूरत पड़ेगी तो अगला अनशन वो 7 हफ्ते का करेंगे। तो ये जो अनशन यहाँ पे हो रहा है, तो जाहिर है कि जो पहले से मीटिंग मीटिंग तय थी लेह एपेक्स बॉडी के साथ, वो तो नहीं हुई। और हम जो 16 लोग यहाँ पे आए हुए हैं 8 राज्यों से, जिसमें सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के तो लोग हैं ही, इसके अलावा नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट के लोग हैं और हम भारत के लोग हैं और कुछ इंडिविजुअल एक्टिविस्ट भी हैं। हम यहाँ पे ये समझने आए थे कि ये जो मूवमेंट यहाँ पे चल रहा है वो क्या उसके मुद्दे हैं, लेकिन उससे ज्यादा हम अपना समर्थन देने के लिए आए थे। तो यहाँ पे जो मूवमेंट चल रहा है उसकी मांगे तो हमारे साथी दोनों बताएंगे, लेकिन आपको ये बता दें कि मुख्य बात कि इस मूवमेंट में 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एक तो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है और कारगिल का इलाका जम्मू कश्मीर से एकदम लगता है। वहाँ मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है। और फिर लेह आता है। लेह में बौद्ध आबादी बहुसंख्यक है। यहाँ पे जो संगठन है वो लेह एपेक्स बॉडी है और सरकार इनके बीच में फूट डालने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये दोनों संगठन मिलके ये आंदोलन चला रहे हैं और इनकी जो मांगे हैं उस पे इनकी आपस में सहमति है और इस आंदोलन को चलाया जा रहा है ताकि इनकी मांगे पूरी हो सके। और यहाँ पे कम से कम जम्मू कश्मीर में तो आप देखें कि असेंबली तो उनको दी है, हालांकि पूर्ण राज का दर्जा नहीं दिया है, उसकी लड़ाई वहां पे बाकी है। लेकिन यहाँ पे तो असेंबली भी नहीं है। तो एक तरीके से यहाँ लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म कर दिया है और लोकतंत्र की बहाली की लड़ाई है। विस्तार में वो मांगे सज्जाद भाई और जिगमित पालजोर रखेंगे। माफ कीजिएगा, वो असल में धनखड़ साहब का कल, अरे चोकर साहब का कल वो है ना, मैं धनखड़ मालूम नहीं कहां से कहता हूँ। चोकर जी साहब का जी कल एक वो है, उसी के लिए मैं सज्जाद साहब आपके पास आ जा रहा हूं। एक तो पहले मुझे ये समझना है कि जब हम सब लोगों को उम्मीद थी, आप लोगों को भी बहुत उम्मीद थी, हम लोग इस पे पहले भी बात कर चुके हैं कि जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग किया गया था तो ये था कि यहाँ शायद डेवलपमेंट बहुत तेज होगा, विकास बहुत अच्छा होगा। लेकिन ऐसा लगा कि ना जम्मू कश्मीर को कुछ मिला और ना लद्दाख को कुछ मिला, और आप लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन एक था वो भी कम हो गया। मैं इस पे इसलिए जानना चाह रहा हूं कि आपकी जो डिमांड है उसको एक बार फिर से रिपीट कर दें, और फिर मैं जिगमय ऐसा आपके पास आऊंगा। लेकिन एक बार आप डिमांड रिपीट कर दें कि मूल रूप से आपकी डिमांड क्या है,
और लेह और करगिल का फर्क भी बता देंगे, जो मैं थोड़ा लेह के बारे में उनसे कह लूंगा, दोनों के अलग अलग बुनियादी फर्क क्या है? वर्धन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपको मालूम है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जब लद्दाख अलग से यूनियन टेरिटरी बनी, तो बहुत बड़े दावे किए गए। सरकार की तरफ से दो बड़ी चीजें बताई गई। एक ये बताया गया कि सिक्योरिटी कंसर्न को मद्देनजर रखते हुए हमने लद्दाख को यूटी दी है, और दूसरा एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ लद्दाख को हमने मद्देनजर रखते हुए लद्दाख को यूटी बनाया है। पिछले 6 साल में हमने देखा लद्दाख में डेमोक्रेसी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। यहाँ कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। पॉलिसी मेकिंग में लद्दाखियों का कोई से नहीं है, और हमारी कोई असेंबली नहीं है, और असेंबली न होने की वजह से हमारी कोई आवाज नहीं है। दूसरा, ये जो जमीनों के हुकूक थे हमारे, जो आर्टिकल 370 35A के अंतर्गत हमें मिलते थे, वो सारे खत्म हो गए। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने हमसे वादा किया था कि शेड्यूल 6 के तहत लद्दाख को सेफगार्ड दिया जाएगा और लद्दाख के लोगों को शेड्यूल 6 के दायरे में लाया जाएगा। और ट्राइबल मिनिस्टर उस वक्त के अर्जुन मुंडा जी ने ये लेह में आकर के प्रॉमिस करके गए, पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी रिकमेंड किया, लेकिन आज तक यहाँ कोई कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी नहीं है। 6 शेड्यूल जो बीजेपी खुद के मैनिफेस्टो का हिस्सा था, वो लद्दाख के लोगों को नहीं दिया जा रहा है। इस वजह से यहाँ के लैंड राइट्स से भी लद्दाख के लोग महरूम है। तीसरी बात, पिछले 6 साल में एक भी सिंगल गेजेटेड पोस्ट की नौकरी किसी सिंगल लद्दाखी को नहीं मिली है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की असामियां हैं, वो पिछले 6 साल में अभी तक नहीं भरी गई हैं। तो धीरे धीरे बाहर से तहसीलदार, पुलिस के जो कर्मी जो है, उनको लाके, ऑफिसर्स को लाके यहाँ हर जगह जो है लगाया जा रहा है। तो इसका यह मतलब है कि ब्यूरोक्रेसी से भी लद्दाख के लोगों को धीरे धीरे साइडलाइन किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। लद्दाख को सिस्टमेटिकली डाउनग्रेड किया जा रहा है, लद्दाख को पॉलिटिकल रूप से, यहाँ के जमीनों के एतबार से, और तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में भी, जो ब्यूरोक्रेसी के लाइन से भी हटाया जा रहा है। आपने जो बड़ा सवाल किया कि जम्मू कश्मीर का भी आपने जिक्र किया। कश्मीर में तो हम देखते हैं कि एक चीफ मिनिस्टर के क्या हालात हैं और उनको किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं, जब वहां असेंबली होने के बावजूद एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर के साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो लद्दाख जहां न असेंबली है, न कोई इलेक्टेड ऐसी बॉडी है। हमारे पास ले दे के एक हिल काउंसिल है, लेह में और करगिल में एक एक 2 हिल काउंसिल है। उनके पावर्स अभी तक डिफाइन नहीं है, बिजनेस रूल अभी तक डिफाइन नहीं है। तो लद्दाख पूरे के पूरे तौर पर जो है डेमोक्रेसी से जो है वो वंचित है। बिल्कुल डेमोक्रेसी है ही नहीं यहाँ। और जहां तक लेह करगिल का आपने जिक्र किया, लेह करगिल का यूटी बनने से पहले बहुत सारे मामलों में पॉलिटिकल डिफरेंस था। यहाँ लोग अपना अपना सोचते थे, अपनी अपनी पॉलिटिकल राय थी। लेकिन 5 अगस्त के बाद जब लद्दाखियों ने देखा उनका एग्जिस्टेंस इस वक्त स्टेक पे है, तो आज पूरा देश, जब बहुत सारे हिस्सों में नफरत की जो हवा चल रही है, कम्युनल पोलराइजेशन बहुत सारी जगहों में हम दिखता है, लेकिन लद्दाख ऐसे में पूरे देश के लिए एक उम्मीद है। जो यहाँ कम्युनल हार्मोनी और जिस तरह का यूनिटी है, उस यूनिटी के थ्रू हमारा मूवमेंट जिंदा है, और उम्मीद करते हैं कि इसी यूनिटी के साथ ही लद्दाख को उनको उनकी मंजिल मिलेगी। जी जी, मैं जिग्मे साहब आपके पास आ जाऊं। मैं इसलिए एक चीज जानना चाहूंगा, एक तो लेह का थोड़ा आप एक बार फिर से बता दें कि लेह की, क्योंकि दोनों की बहुत अलग अलग ज्योग्राफिकल नीड्स हैं। मैं एक चीज और समझना चाहूंगा कि जैसे जो आपके यहाँ सोनम वांगचुक साहब हैं, वो पूरे देश में इस समय एक गांधी के बाद, बहुत दिनों बाद, मतलब नए गांधी तो वही हैं, आजकल के गांधी वही हैं, जो अपने सत्याग्रह, अपने अनशन के साथ इस सरकार से कुछ पाने की उम्मीद कर रहे हैं। मैं इसलिए इसको कह रहा हूं, जो आपके बगल में संदीप पांडे जी बैठे हैं, इनके गुरु रहे थे प्रोफेसर जीडी अग्रवाल। आपको लगता है कि ये सरकार कहीं से भी इसके कान पे जू रेंगेगी? क्योंकि हम लोग को बार बार ये लगता है कि कुछ तो उधर से होना चाहिए ना। आप दिल्ली गए, आप लोगों को रोका गया, लेकिन आपको अभी तक क्या सरकार की तरफ से कोई ठोस चीज मिली है, या सिर्फ मुंह जबानी जमा खर्च है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे? जिग्मे साहब जी, जैसा कि आपने बताया, जो गांधीयन वे में जो यहाँ पे एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि यही हमारे ताकत है अभी के दौर पे। जो हमने आज गांधीयन वे में हमने पद यात्रा करा, गांधीयन वे में हमने अनशन करा, उसका काफी असर
पड़ा है सरकार पे भी और लोगों के साथ जुड़ने में भी, क्योंकि यहाँ लद्दाख में जो हम मूवमेंट कर रहे हैं उसमें तो हमारे लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले ही रहा है। उसके साथ साथ इसी गांधीयन वे को हम आगे रखकर पूरे भारतवर्ष से हम समर्थन पा रहे हैं आज के दौर पे। और लद्दाख के ये पीसफुल वे को देखकर आज कोई भी ये नहीं कह सकते हैं कि लद्दाख उस हिसाब से कि यहाँ पे वायलेंस चल रहा है या देशद्रोही काम कर रहे हैं या देश से अलग होने की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक पीसफुल गांधीयन वे में हम अपना हक मांग रहे हैं और हमारे पास यही एक ताकतवर हथियार है जिससे हम पूरे भारतवर्ष के लोगों से जुड़ पा रहे हैं और यहाँ के लोग भी ऐसे मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले पा रहे हैं। और सोनम वांगचुक जी के संदर्भ में बता दूं तो उन्होंने जो अनशन करा है, ये 5वीं अनशन चल रही है उनकी, और जितने दिन यहाँ उनके जो अनशन चलेंगे उसमें हमें उम्मीद है कि यहाँ लोग तो जुड़ेंगे ही, पूरे भारतवर्ष से लोग आएंगे, जैसे कि संदीप जी, उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग लद्दाख के डेलीगेट्स, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता लद्दाख में आज जुड़े हैं। आने वाले दिनों में भी इसी फिलॉसफी पे, गांधीयन वे पे बहुत सारे लोग और जुड़ेंगे हमारे साथ, ये हमारी उम्मीद है इस चीज से। जी संदीप भाई, मैं एक चीज आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, आप बेहतर स्थिति में इन दोनों लोगों से कौन, देखिए लद्दाख जो है वो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। उसका एक हिस्सा पाकिस्तान के पूरे बॉर्डर को करता है जो करगिल वाला हिस्सा है, और उसका एक हिस्सा ले पूरे चाइना बॉर्डर को करता है। मतलब एक ऐसी यूनियन टेरिटरी या एक ऐसा राज्य जिसके दो हिस्से भारत के जो दो इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज है उसको टच कर रहे हैं। अभी जो कुछ चीन इन गए हमारे यहाँ हुआ, उसका वहां पे भी क्योंकि कुछ बोला नहीं गया है, और हम सब लोगों को एक डर यह है कि हमारे यहाँ जो हम लोग अपनी रक्षा की बात करते ही नहीं, घबराते हैं चीन के सामने, वो उसकी बात कहीं लोगों में है कुछ इस तरह की बात कि भाई हम लोग की असुरक्षित है दोनों तरफ की बाउंड्रीज। संदीप भाई। नहीं, देखिए ये तो कहना मुश्किल है क्योंकि अभी हम लोग यहाँ सिर्फ एक ही दिन है, लेकिन ये तो सब लोग जानते हैं कि चीन जो है वो लद्दाख पे दावा करता है। चीन कहता है कि वो जो उसकी 5 उंगलियां हैं, यानी कि लद्दाख और उसके बाद नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल, तो उसके मन में तो है कि ये सब कभी ना कभी चीन का हिस्सा होना चाहिए। तो इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है। आज यहाँ जो लेह एपेक्स बॉडी के जो को चेयर पर्सन है, वो यहाँ पे एमएलसी भी रह चुके हैं और हिल ऑटोनोमस काउंसिल के वो सीईसी भी रह चुके हैं। उन्होंने ये बात कही कि भाई सेना तो आपका जो है वो नेशनल डिफेंस है, लेकिन जब यहाँ सेना लड़ाई लड़ती है तो उसको खाना तो हम ही पहुंचाते हैं। और ये बात हमने कश्मीर में भी सुनी, राजौरी, पुंछ, उरी, सब जगह, कि अगर सीमा पे रहने वाले लोग, सीमा पे जो गांव हैं वहां पे रहने वाले लोग अगर भारतीय सेना की मदद न करें तो वो लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि यही लोग हैं जो उनका सामान उठाते हैं, यही लोग हैं जो खाना पहुंचाते हैं, यही लोग हैं जो कई बार रात भर बैठ के उनके साथ विजिल करते हैं। तो बल्कि वो जो को चेयर साहब हैं उन्होंने कहा कि आप दिल्ली और मुंबई में बैठ के आप लोग तो टीवी पे लड़ाई देखते हैं, लेकिन हम लोगों को तो यहाँ ना चाहते हुए भी लड़ाई में शामिल होना पड़ता है। तो अगर आप लद्दाख के लोगों को नाराज करेंगे, अगर आप लद्दाख के लोगों की मांगों को नहीं मानेंगे, तो इससे बुरा देश के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि लद्दाख के लोगों का एक बहुत महत्वपूर्ण उनकी भूमिका है देश की सुरक्षा में। जी 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 संदीप भाई, एक चीज और मुझे बता दीजिए, करगिल वो जगह है जहां पे जो उस समय के जो भेड़ चराते थे लोग, और उन्होंने जब हुआ था इन्फिल्ट्रेशन 98-99 की बात कर रहा हूं,
तो पहला उन्होंने ने किया था, वो हमारी किसी इंटेलिजेंस ने नहीं किया था, यही हमारी इंटेलिजेंस थी, लोकल जो चरवाहे थे हमारे इंटेलिजेंस थे। आर वी टेकिंग केयर ऑफ दीज पीपल? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि क्या वहां रोजगार इन लोगों को है, क्या ये खुशहाल, क्योंकि बाकी देश में थोड़ी मुश्किल है इस समय, खास करके युवाओं के लिए एक प्रश्न चिन्ह है कि भाई हमारे पास आगे क्या, और वो नहीं है। वहां पे क्या रोजगार की समस्याएं थोड़ी कम है, या आप लोग रोजगार के लिए बाहर निकलते हैं, या आपको वही रोजगार मिल जाता है? आप क्या रोजगार की क्या स्थिति है सज्जाद भाई? देखिए, हमारे लद्दाख के अंदर, चाहे वो पाकिस्तान का बॉर्डर जहां मिलता है या चाइना का बॉर्डर जिस जगह मिलता है, लोगों ने हमेशा देश के साथ एक खत्म न होने वाला सिलसिला, एक वफादारी का निभाया है, अपने देश के लिए किया है ये सारी चीजें। और यहाँ के लोग भी फौजी ही हैं, अगरचे ये बात अलग है कि वो ऑफिशियली फौजी नहीं है, वर्दी नहीं पहनते, तनख्वाह नहीं लेते, लेकिन जिस तरीके से देश की रक्षा में आगे आगे रहते हैं तो उनका काम एक फौजी की तरह ही होता है। और करगिल जंग इस बात की गवाह है, जब हमारे बटाले, दरसिक्स दरकोन, चुलीचंद, ये गरगरदो, ये सिल्मो, ये पूरा इलाका, और उसके बाद काकसार जहां मेरा गांव है अपना, बॉर्डर के बिल्कुल लाइन पे है, जहां कैप्टन सौरभ कालिया की शहादत हुई, और उसके बाद द्रास में मुश्कू, ये पूरा एरिया जब हमले की लपेट में था, तो कारगिल के लोगों ने, लेह के लोगों ने, हर जगह से, हमारे गांवों से लोगों ने आकर के फ्रंट लाइन पे जाके सेना की मदद की, सेना के साथ खड़े रहे। और आज स्थिति ये है कि जब जब देश में आफत पड़ी है, जब जब देश में कोई आपदा आई है, लद्दाख के लोगों ने हमेशा सीना तान के देश के साथ खड़े होकर के साबित किया है कि वो कितना अपनी जमीन से, अपने वतन से प्यार करते हैं। लेकिन जब जब लद्दाख को कुछ देने की बारी आई है, खासकर ये इस सरकार की मैं बात करूं, जो देशभक्ति का बहुत बड़ा डोल पीटते हैं ये लोग, तो जब कुछ देने की बारी आती है तो ये पीठ पीछे करते हैं, और ये बात भी नहीं करना चाहते हैं लद्दाख के लोगों से। ये क्या मामला है? देखिए, आप कुछ कंपनियों को खुश करने के लिए देश की सरहद में रहने वालों को दीवार पे धकेल रहे हैं, और आप एक कंपनी को देश समझ रहे हैं। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, ये देश के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग मसला है। इस पर समीक्षा और इस पर बातचीत भी होनी चाहिए। यहाँ हमारा यहाँ क्लाइमेट इतना खराब है, आपने देखा अभी हाल ही में हिमाचल के हाल देखे, आपने उत्तराखंड का हालत देखा, और लद्दाख में भी बहुत बुरी हालत हुई, जम्मू में आपने सिचुएशन देखी कितनी बुरी हालत हुई थी। तो यहाँ क्लाइमेट के नाम पे टूर्नामेंट्स चला रहे हैं, लेकिन क्लाइमेट के नाम पे एक पॉलिसी नहीं, एक डॉक्यूमेंट इस यूटी सरकार के पास नहीं है। तो पिछले 6 साल में एक भी रिक्रूटमेंट यहाँ नहीं हुआ है। पिछले 6 साल में अभी यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख है, एक यहाँ यूनिवर्सिटी है, मैं कहने को यूनिवर्सिटी है, लेकिन अभी फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी भी नहीं है। जो रिजर्वेशन पॉलिसी अपेक्स बॉडी के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड की थी और रिजर्वेशन एक ड्राफ्ट बनाया था, वो रिजर्वेशन पॉलिसी भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, और अपनी मन मर्जी से अपने मन चाहे लोगों को ला के यूनिवर्सिटी पे रिक्रूट किया जा रहा है। तो इससे आपको साफ लगेगा कि लद्दाख के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है, कितना बड़ा दमन हो रहा है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। और आनंद जी, आपके प्लेटफॉर्म के तवज्जुद से मैं देश की जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, दर्द रखने वाले लोग हैं, सियासी लोग हैं, समाजी लोग हैं, अपोजिशन के लोग हैं, रूलिंग में भी अगर कोई हमदर्द हो, तो उन सबसे मैं कहना चाहूंगा कि लद्दाख इस वक्त आपकी मदद का तलबगार है, आपसे मदद चाहता है। हमारे पास कोई पॉलिटिकल इतनी बड़ी आवाज नहीं है। ये बात सही है कि हम जो एक बहुत सेंसिटिव जगह में हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि लद्दाख के लोगों को देश की ताकत बनने दें, देश की कमजोरी बनने दें। हमको कोई शौक नहीं है कि जैसे सोनम वांगचुक जी अनशन पे बैठे हैं, तो लद्दाख के लोगों को कोई शौक नहीं है कि वो भूखे बैठे हैं, उनको अनशन करना पड़े, या फिर वो बड़ा उनको मजा आता है प्रोटेस्ट करने में। ऐसी कोई बात नहीं है। हम भी आराम से रहना चाहते हैं। यहाँ टूरिज्म होता है तो लोग चाहते हैं कुछ कुछ कमाएं, क्योंकि एक शॉर्ट सीजन होता है, 6 महीने का यहाँ सीजन होता है, उसके बाद तो बर्फबारी होगी। तो ऐसे में हम लद्दाख के लोग चाहते हैं कि कम से कम सरकार इन चीजों को समझे, लद्दाख के लोगों को जीने दें, लद्दाख के लोगों को मणिपुर की तरह ट्रीट न करें, लद्दाख के लोगों को मणिपुर को भी इस तरह ट्रीट न करें जिस तरह ट्रीट किया जा रहा है। वो भी हमारे देश के लोग हैं, और लद्दाख के लोगों को इस तरह ट्रीट नहीं किया जाए जिस तरह हालांकि एक गैर इंसानी तरीके से हमको ट्रीट किया जा रहा है, कॉलोनियल ट्रीटमेंट हम इसको कहते हैं। तो ये चीजें बंद होने की जरूरत है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था
प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आखिरी बात कहा था, देश का आखिरी गांव देश का पहला गांव समझते हैं हम। तो इस बॉर्डर एरिया के लोगों को दीवार पे धकेल के, उनको अनशन पे रख के, उनको नाराज करके कौन से पहले गांव को आप जो है वो फैसिलिटेट करते हैं, कौन से आप सुविधाएं दे रहे हैं? हमें फेस्टिवल्स पे एंगेज रखा जा रहा है, हमें यहाँ खेलों पे एंगेज रखा जा रहा है, जो असल मुद्दे हैं उसकी तरफ हमारी अटेंशन ही डाइवर्ट होने नहीं दे, डाइवर्ट करके असल मुद्दों को हल नहीं किया जा रहा है। तो इन चीजों को समझने की जरूरत है, और हमारा असल मुद्दा 6 शेड्यूल है, हमारा असल मुद्दा स्टेटहुड है। जी जगमोहन साहब, मैं चलते चलते आपसे एक छोटा प्रश्न कर लूं। एक और मामला है कि जो लद्दाख में आप लोगों के पास रेयर अर्थ मटेरियल है, इस तरह की बातें हैं, और आपके पास बहुत मिनरल है, और दुनिया में ये माना जाता है कि मिनरल खनिज, तो इस तरह से माना जा रहा है कि आपके यहाँ बहुत से विदेशी ताकतों की भी नजर आपके ऊपर गड़ी हुई है। वो लार्जर, उसमें अभी कुछ लोग बोल नहीं रहे हैं, लेकिन जो पॉलिसीज हैं, जो कहीं भारत के ऊपर दबाव है, ऐसे में मतलब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपकी आबादी कम है। आइडियली हम ये चाहते हैं कि सोनम वांगचुक साहब केवल लद्दाख का नहीं, वो इस देश में एक इम्पोर्टेंट नेतृत्व की स्थिति में है, उनके पास वो दृष्टि है, उनके पास वो मतलब उतना अनुभव भी है। लेकिन मैं तो यही करूंगा कि संदीप भाई से कहूंगा कि अभी ये जब ये अनशन हो जाए, उनकी कुछ मांगे मान ली जाएं, तो ही हैज अ लार्जर रोल टू प्ले। उनको शायद लद्दाख से बाहर निकल के देश में बहुत सी समस्याएं हैं, उनके लिए भी आना होगा। तो छोटी बात, आपके यहाँ जो खनिज है उसको आपको लगता है कि उसके ऊपर भी लोगों की नजर है? एक कारण ये भी है। जी बिल्कुल, जैसे कि सोनम वांगचुक जी को पूरे देश भर में एक बहुत मशहूर इन्वायरमेंटलिस्ट के तौर पे देखते हैं। वो हमेशा बार बार यही कहते हैं, और पूरे लोगों को पता है कि लद्दाख में जो सबसे बड़ी और कीमती चीज है तो वो सोलर एनर्जी। तो उस सोलर एनर्जी और साथ ही साथ ये दोनों चीज लद्दाख में अवेलेबल है, उसके ऊपर जो पूंजीपति और कॉर्पोरेट्स है उनकी नजर है, और वही एक दुनिया का सबसे बड़ा कहा जाने वाला या आने वाले दिनों में सबसे बड़ा सोलर पार्क यही लद्दाख में स्क्यांगचुथांग में बनने वाले हैं। तो हम वहां के जो जनजातीय लोग हैं, हेलो बोलिए। जी, जो वहां स्क्यांगचुथांग में रहने वाले जो नोमैडिक कम्युनिटी है, चंगपास उनको बोलते हैं, तो वहां के लोगों का जो जमीन है, उनका जो ग्रेजिंग एरिया है, उनको छीनने का डर है। आने वाले दिनों में ये सोलर पार्क बनने के बाद वहां काफी लोग आएंगे, वहां ऐसा टेक्नीशियन, ऐसा वर्कर आएंगे। उस वजह से वहां पे डेमोग्राफी चेंज का भी बहुत बड़ा कंसर्न है। और ना केवल उस चीज का, वहां के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, जिनमें आपका पानी हो या और भी जितने भी चीज हो, उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर पड़ने वाला है। तो हम ये चाहते हैं कि एक वहां पे बसने वाले जो जनजातीय लोग हैं, एक कॉर्पोरेट को खुश करने के लिए हमारे जो रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट ना कीजिए, और आने वाले दिनों में ऐसा एक पॉलिसी बनना चाहिए जिसमें हम चाहते हैं कि हमारा जो लद्दाख है वहां से कुछ सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो, और उस सोलर एनर्जी से देश का भी कोई भलाई हो। मगर हम ये नहीं चाहते कि हमारे यहाँ पे जितने जनजातीय लोग हैं उनको खत्म करके यहाँ से सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करा के हम कहीं और बाहर भेजें। तो हम चाहते हैं एक सस्टेनेबल हो, और यहाँ के जो बसने वाले लोगों को ध्यान में रख के उनके साथ उनका कंसल्टेशन लेके, उनके सहमति लेके ऐसे प्रोजेक्ट्स किया जाए, और जो कि इन्वायरमेंटली और सोशली दोनों को जस्टिस दे, वैसे हम प्रोजेक्ट्स चाहते हैं। और हमें ये लगता है आज 6 शेड्यूल नहीं देने का एक बड़ा कारण यही एक कॉर्पोरेट लॉबीज के इश्यूज है। यही एक कॉर्पोरेट लॉबी चल रहा है कि लद्दाख में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसके ऊपर वो हक जमाना चाहते हैं। इसी वजह से आज हमें 6 शेड्यूल नहीं दिया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। हम लद्दाखी चाहते हैं कि हमें हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारे कल्चर है, हमारे जो इंडिजिनस कम्युनिटीज है,
उनको हम 6ठे शेड्यूल के अंदर प्रोटेक्ट करें, संरक्षित करें और हम अपना जो हुकूक है वो अपने हिसाब से और जो हम अपना डेवलपमेंट हम अपने हिसाब से करना चाहते हैं, ये हम कहना चाहते हैं सर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जी, थैंक यू नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ।